हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और नमस्ते, मैं हूं हिमांशु निर्बान और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो अफगानिस्तान के अभी हालात चल रहे हैं, जहां पे तालिबान ने अभी हाल के दिनों में वहाँ की सत्ता पे कब्जा कर लिया है। और अफगान की सेना ने जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया है तालिबान विद्रोहियों के सामने, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं एक छोटा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ सर के बारे में। सर जो है भूतपूर्व आर्मी डेप्यूटी आर्मी चीफ रहे हैं इंडियन आर्मी के, और 15 कॉर्प्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद निरोधक जो आर्मी की यूनिट है उसके कॉर्प्स कमांडर रहे हैं। और साथ में ये भारत के विभिन्न हिस्सों में सर्व कर चुके हैं। साथ में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भी सर्व कर चुके हैं इराक ईरान बॉर्डर पे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद। तो सर मेरा सर आपसे कुछ सवाल है, जिसमें सब सवालों में पहला है कि आप ये बताएं कि सर आप क्या मानते हैं कि सर जो अशरफ गनी जो गवर्नमेंट है उसका सर इतना सडन डाउनफॉल क्यों हो गया? अगर हम सर अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो 1992 में नजीबुल्लाह गवर्नमेंट का जब 1989 में लोग सोवियत यूनियन से विड्रॉ गए, पूरे 3 साल सरकार चली। और यहाँ पे सर अमेरिका आर्मी ने विड्रॉ करना क्या शुरू किया, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे ही कब्जा कर लिया। सर उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, ये जो अफगानिस्तान में हुआ है ये बहुत ट्रेजिक है और बहुत ही एक क्राइसिस ऑफ क्योस की स्थिति बन गई है। और आपने ठीक कहा, जिस सडनली जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, जिस स्पीड से ये पूरी अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हुई हैं, ये किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत शर्मनाक बात है। السلام عليكم. أنا أخوكم عمران الأفغاني، وهذا المركز العسكري في مطار قندوز تم تحريره يوم أمس بيد قوات طالبان الباصلة. وكما ترون العشرات بل المئات من السيارات والمدرعات العسكرية. الأمريكان المحتلون وعملائهم أنفقوا هناك ملايين الدولارات لقتل الشعب الأفغاني और ये अनएक्सेप्टेबल है। इसको ये देखने के लिए कि क्यों हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या थी और क्या सबक सीखने थे। देखिए, अमेरिकन आर्मी ने 20 साल अफगानिस्तान में रहे। वहां पर उन्होंने 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर स्पेंड किया और फैक्ट्स के मुताबिक 88 बिलियन से उन्होंने जो अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी ट्रेनिंग, वेपन्स और इन सब चीजों में इस्तेमाल किया। ये इनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 3.5 लाख थी और इतनी इनको ट्रेनिंग दी, इतनी फैसिलिटीज दी, बेस्ट ऑफ वेपन्स दिए। लेकिन जिस तरीके से, मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात यह थी कि अनअपोज तरीके से जो सरेंडर किया है। دا هم شیخ حماسي حفظه الله د کابل په زړه کې د چرای عبدالله د خاص د پولیسو خاص قطې د سی آر یو 222 قطې د لیدلو پر مهال د خپل ملګرو سره حضور لري. دا چې دا قطعه د تمامو تجهیزاتو سره پوره ماموره پاتې ده او ترنه یو مرمۍ هم نه ده بې ځایه سوې. الحمدلله دا د مجاهدینو دیانتداري ده او دا د مجاهدینو هغه خپل وطن ته وفاداری ده. هغه خلک چې دا اوازې خپروي چې مجاهدین د وطن مال نورو وطنونو ته نقل کوي، لکه په مثال د پاکستان یا نورو ګاونډیو هیوادو ته، کاملا دروغ دي. دا د تاسې په مخ کې ویډیو ږدو، وګورئ تمام تجهیزات د تمامو اسلحو سره کاملا پاتې دي په خپل ځای باندې. هیڅ یوه مرمۍ نه ده بې ځایه سوې او نه به بې ځایه سي او دې ځای ته د هیچ قدم داخلېدل ممکن نه دي. صرف د شیخ سے په مخ باندې د دې دروازه خلاصه और एकदम कोलैप्स हो गया है। ये आने वाले समय के लिए हर एक सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर के लिए एक बहुत खास सब्जेक्ट होगा एनालिसिस के लिए कि क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो तालिबान है जिसके साथ में इनकी लड़ाई थी, उनका जो शुरू से ही उनकी जो स्थापना की, ट्रेनिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो उनको टेररिज्म के रास्ते में लेके आया, वो पाकिस्तान आर्मी और आईएससी थी।
और बहुत समय से वो इसी 20 साल उससे पहले भी इसी पे काम करती रही है। और 1994 में उनकी स्थापना हुई थी और तभी से वो इसी राह पर है। उनका जो बेसिक और आधार है वो है फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिहादिज्म और टेररिज्म। उनको मदरसों में वहां पर उनको वहीं से ट्रेनिंग दी गई। मैं कहूंगा ये अगर हम लास्ट 10 दिन का बात देखते हैं जब तालिबान ने ऑफेंसिव किया, तो पहली बात तो ये तालिबान अकेला नहीं था। इनके साथ में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के 10,000 टेररिस्ट थे, जिसमें आईएस, जिसके अंदर में अलकायदा, पाकिस्तान से गए हुए जेईएम, एलईटी और जांगवी, उसके अंदर में जो चाइना वाले ईटीआईएम और जो बाकी कार कंट्री के इस्लामिक मूवमेंट वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप राष्ट्रपति जो अफगानिस्तान के थे अशरफ गनी, उनकी बात माने तो 20,000 लड़ाकू पाकिस्तान से पिछले 1 महीने में अफगानिस्तान में गए तालिबान की मदद करने के लिए। वो कौन लड़ाकू थे? वो लड़ाकू थे पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई के उनके लोग। इसके अलावा पाकिस्तान ने उनका जो एक गठबंधन बनाया चाइना के साथ में, अवश्य उनसे भी आई होंगी। जिस प्रकार से रशिया से उनके संबंध अच्छे हुए हैं तालिबान के, उनकी भी कोई मदद होगी। तो मैं कहूंगा ये पूरा जो गठबंधन था, जिसके अंदर में तालिबान प्लस फॉरेन टेररिस्ट प्लस 20,000 से ज्यादा जो पाकिस्तान से गए हुए लड़ाकू, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और चाइना का और रशिया का सपोर्ट था। तो ये पूरा उनके साथ में था। अभी देखिए जो अमेरिका के जो बिडेन साहब ने एड्रेस किया, एक बहुत ही क्रूशियल जो उन्होंने एड्रेस किया, भाषण दिया, उसके अंदर में ये कहा गया कि वो खुद सरप्राइज हो गए कि इतनी जल्दी से ये तालिबान ने अपना वायलेंस और इतना स्पीड से जो किया है, वो खुद सरप्राइज हो गए। इसके अलावा जो अफगानिस्तान के पुराने प्रेसिडेंट थे वो भी सरप्राइज हो गए। मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा जो सरप्राइज हुआ है वो पूरी दुनिया को हुआ है कि इतनी स्पीड से उन्होंने किस प्रकार कर लिया। देखिए ये जो डाउनफॉल हुआ है अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस फोर्सेस का, इसके पीछे में बहुत बड़ी साजिशें थी। इसके अंदर में न जाने उनके प्रेसिडेंट ने क्या रोल अदा किया होगा, क्योंकि वो भी एकदम वहां से भाग गए। उनके ऊपर भी अभी करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस हैं। और इसके अलावा देखिए ये जो अफगानिस्तान है, इनके अंदर में बहुत ट्राइबल लॉयल्टीज होती हैं, इनके अंदर में वॉरलॉर्ड्स होते हैं और एक दूसरे से सदा लड़ते ही रहते हैं। तो इसमें किसने साजिश किससे की है, और मैं तो अगर आप बारीकी से देखें कि किस प्रकार से ये तालिबान का ऑफेंसिव हुआ, तो आपको क्लियरली पता लगता है ये तालिबान ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन एक बहुत ही डीप स्टेट और एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 13 पकड़े, उसके बाद में 10 बॉर्डर क्रॉसिंग पकड़ी। बॉर्डर क्रॉसिंग पकड़ने से जो ट्रेड रेवेन्यू था एकदम उन्होंने दबोच लिया। और देखिए अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उन्होंने बाहर जाने के जितने रास्ते हैं उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने 193 डिस्ट्रिक्ट्स को कब्जा किया। ये करने के बाद में उन्होंने नदरन एरिया के अंदर में जो कुंदरुज का इलाका है, जो मजार शरीफ का इलाका है, इसके ऊपर में ऑफेंसिव किया। और जो स्ट्रेटजी थी कि जो सप्लाई रूट्स हैं काबुल के, उनको एकदम कब्जा किया जाए। उससे पहले उन्होंने कंधार और लश्करगाह और हेरात के इलाके के अंदर में प्रेशर बना के रखा और फिर गजनी को कैप्चर किया। गजनी को कैप्चर करने के बाद में 2 बड़े जो सप्लाई रूट है, नेशनल हाईवे हैं जो काबुल को जाते हैं, उनका एकदम चोक कर दिया। और इसके बाद में कंधार, हेरात, लश्करगाह के ऊपर में कैप्चर किया। इसका मतलब एक बहुत सोची समझी रीति से, और एक सरप्राइज दिया कि नदरन साइड से आ रहे हैं। फिर गजनी को कैप्चर किया। गजनी तो महज 150 किलोमीटर दूर है। और ये करने के साथ साथ में उन्होंने काबुल के अंदर में उन्होंने ईद वाले दिन में राष्ट्रपति भवन के वहां पर ही रॉकेट दागे। इमेजिन कीजिए कि अफगानिस्तान
कैपिटल के अंदर में ये सब किया। उसके बाद में जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं उसके घर के बाहर में सुसाइड बॉम्ब अटैक किया। ये तो भला है कि उस वक्त में वो घर में नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत कैजुअलिटी हुई। उसके बाद में जो मीडिया के हेड थे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के, उनको मार गिराया, उनको असैसिनेशन किया। तो ये एक बहुत ही, जिस प्रकार से एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है उस तरीके से चले, तो इससे पक्का इंडिकेशन होता है कि तालिबान के पीछे में सोची समझी नीति, डेलिबरेट तरीके से एक प्लानिंग की गई, और वो भी डीप स्टेट, जो पाकिस्तान की, जो चाइना की, और उसमें हो सकता है कुछ रशिया का भी कंटेंट हो, लेकिन एक बहुत ही तरीके से किया। और जिस प्रकार से उन्होंने आके फिर काबुल के ऊपर में एकदम सीधा ही प्रेसिडेंशियल पैलेस और अपने जो लड़ाकू हैं उनको आसपास के इलाके में रखा। और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से ये हुआ है, एकदम सब पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया कि कितनी स्पीड से ये किया। और देखिए हिमांशु जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हुआ है वहां पर, ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। पहली बात तो इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और डिसीजन के अंदर में। अभी कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन पहले कह रहे थे कि 30 दिन का 90 दिन की बात कर रहे थे कि 90 दिन में गिरेगा और 30 दिन में आइसोलेट करेंगे। तो उनको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि 20 साल वहां रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि अमेरिका का पूरा जो 20 साल वहां पे उन्होंने बिताए हैं अफगानिस्तान में, बिल्कुल एकदम फेलियर है। देखिए, जो उनको सबसे बड़ी सक्सेस मिली वो पाकिस्तान के अंदर में अबोटाबाद में मिली, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को वहां पर मार गिराया। उसके अलावा कौन सी इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी? वही स्थिति हो गई है जो 1996 2001 में शरिया लॉ था, तालिबान का क्रूरता बर्बरता था, वही फिर मंजर देखने को आ गया है। मैं तो कहता हूं उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी अफगानिस्तान की, जो प्रॉब्लम की जो जड़ थी, वो थी पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अगर बजाय वो पाकिस्तान में जाते तो उनको सक्सेस मिलती। और क्या है कि जो टेररिज्म का फाउंटेन हेड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो पाकिस्तान आर्मी, ISI, वो तो पाकिस्तान है। जितना 20 साल ये अफगानिस्तान में रहे तालिबान की पूरी लीडरशिप, उतना टाइम में ये पाकिस्तान में बैठी हुई। तो इनका वो इस धोखे में रहे कि पाकिस्तान की बात मानते रहे, अपनी इंटेलिजेंस की बात मानते रहे। और देखिए 20 साल के अंदर में 2,41,000 सिविलियन मरे हैं, 2,400 US ट्रूप्स मरे हैं, उनका मार्टिर्स हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि 88 बिलियन US डॉलर, और अगर हर एक चीज का हिसाब किताब लगाया जाए तो 3 बिलियन स्पेंड किए हैं। जो सबसे बड़ा लेसन प्रेसिडेंट बिडेन की तरफ ये था, जहां उन्होंने जिस प्रकार से ब्लेम लगाने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये जो अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है ये उनका फेलियर है। और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही अशरफ गनी प्रेसिडेंट के साथ में जो बात की थी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी डिफेंस फोर्सेस बिल्कुल ये है, रेडी हैं चैलेंज के लिए, हम तालिबान को कुछ नहीं करने देंगे। और देखिए ताश के पत्तों की तरह पूरी उनकी फौज गिर गई। और जब ज्यादा बारीकी में जाएंगे तो पता चलेगा कि उन बहुत करप्शन थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट और उनके आर्मी के अंदर में। उनके सोल्जर्स को पे ठीक से नहीं मिल रही थी, उनके पास वेपन ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। देखिए साजिशें इतनी थी कि कई जगह के ऊपर में ट्रूप्स के ऊपर में प्रेशर लगाया गया कि तुम बिना लड़े सरेंडर कर दो। कभी होता है? और बहुत दुख की बात है जो हुआ है। देखिए भारत तो सदा अफगानिस्तान राष्ट्र के बारे में और उनके लोगों के बारे में सोचता है। तो मैं कहूंगा कि, और उसके बाद में जो काबुल में जो हमने देखा है कि तकरीबन 5 लाख तक शरणार्थी आ गए हैं, ओपन एरिया और जो पार्क वगैरह वहां पर पूरे डिस्प्लेस आ गए हैं अफगानी। आपने देखा है कि काबुल एयरपोर्ट पर क्या सीन हुआ है, क्या ट्रैफिक जैम हुआ है। और ये तो इंसानियत के लिए एक कलंक है कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट जा रहा था उस पर कैसे लटके हुए थे।
कैसे आसमान से 4 गिर गए, कैसे 40 लोग वहां पर काबुल में मर गए हैं। देखिए, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है और इसके पीछे में बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश के जो सामने देखा है, इसके पीछे में पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और उसके साथ में चाइना खड़ा हुआ है। और जितने भी संसार के, विश्व के टेररिस्ट ग्रुप हैं, बहुत बड़े सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन अभी थ्रेट शुरू होती है यहां से टेररिज्म की, फंडामेंटलिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की, जिहादिज्म की, रेडिकलाइजेशन की। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जी सर, आप क्या मानते हैं जो अफगान आर्मी के जो वेपन्स थे जो यूएस सप्लाइड थे, जिसमें उनकी हमवीज हैं, आर्टिलरी गन्स थी, टैंक्स और काफ़ी अच्छी वेपनरी जिसमें M16 और M4 राइफल्स थी, तो सर और काफ़ी बड़ी मात्रा में इनके हेलीकॉप्टर्स भी कब्जे में लिए हैं, एयरप्लेन्स भी लिए हैं। सर आप क्या मानते हैं कि इस वेपनरी का क्या यूज़ इंडिया के खिलाफ हो सकता है कश्मीर वैली के अंदर आने वाले दिनों में? देखिए, जो हथियार अमेरिकन आर्मी के वहां छुटे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। पहली बात तो वो सरप्राइज हो गए और उनका जो प्लान होगा वहां से जाने का, करने का, बहुत ज्यादा सामान वहीं रह गया। और बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर में जब से सोवियत आए थे 42 साल हो गए हैं, हथियार ही आए हैं, हथियार और हथियार ही आए हैं। लेकिन जब से यूएस आर्मी आई है तो जो लेटेस्ट वेपन्स हैं, जो मैं कहूंगा जो सिस्टम्स आए हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट आई हैं, जिस प्रकार आप हथियारों का, ट्रांसपोर्ट का, हेलीकॉप्टर्स का نو او داسې ام چلونو و او دا تشکیلات چې دا د ولادت د افغان څخه مجاهدینو راځي هم په دې کې شته او دا چې مهمات ډېر دي چې هغه د کنټرول څخه راځي دا کنټرول څخه نه اگر د پولیسو باندې چلای وي او دا د بنان बात कर रहे हैं, तो वो बेस्ट अपना वेपन्स लेके आए थे क्योंकि चैलेंज बहुत ज्यादा था। और ये जितने आए हैं वहां पर, और उसके अलावा टेररिज्म इंडस्ट्री ने जितने हथियार पैदा किए हैं पिछले 40 साल में, सभी के सभी अफगानिस्तान में गए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने हथियार गए होंगे। अभी जो भी आप वीडियो देखते हैं, जो भी इंसान देखते हैं, वो अपने वेपन के साथ में ही है। तो अभी देखिए, अभी जो खबरें आ रही हैं वो इस प्रकार है कि ट्रक के ट्रक भर के अभी वो पाकिस्तान बॉर्डर और चेक पोस्ट के थ्रू पाकिस्तान लाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो इसकी पूरी खबर है। उनके लिए तो एक मौका है पूरे हथियार को वापस लेने का। और हो सकता है ऐसा भी डील हो कि जो हथियार उनको दिए थे तालिबान को, वो वापस करे, जो कुछ भी है। लेकिन एक बात पक्की है कि पाकिस्तान के इलाके के अंदर और अफगानिस्तान के इलाके में एक फ्लड सा आ गया है वेपन्स का, एक फ्लड आ गया है टेररिस्ट का, और एक फ्लड आ गया है उस ख्याल का, टेररिज्म के ख्याल का, एक फंडामेंटल, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक जिहादी का। तो यहां पर अभी जो दिशा है वो सिर्फ टेररिज्म से ही रिलेटेड होगी। और आपने ये कहा कि इम्पैक्ट, देखिए इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पहले तो सारी दुनिया पे पड़ेगा। ये 9/11 के बाद भी इधर आए थे, लेकिन इसके बाद में अगला 9/11 का इक्विवेलेंट कब होगा, ये आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां वेपन है, जहां टेररिस्ट है, जहां ये सोच है, इनके साथ में अल कायदा, ISIS, ये सारे के सारे जितने भी टेररिस्ट हैं जो इस गेम में हैं, सारे के सारे वहां पर हैं। तो पूरी दुनिया को होगा खतरा, अमेरिका को तो पक्का होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। यूरोप को होगा बहुत बड़े पैमाने पर, जो पूरा नेटो कंट्रीज के आए थे। और उसके अलावा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में बहुत बड़ा असर होगा। अगर इन सब के ऊपर असर पड़ेगा तो लाजिम है कि भारत के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और देखिए,
इनका जो पहले भी जब अफगानिस्तान से टेररिस्ट आए थे तो पाकिस्तान आईएसआई ने कोशिश की थी इनको कश्मीर दंड करने की, और बहुत अफगानी ट्रेंड जो टेररिस्ट है उनको मार गिराया भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो काबिलियत है, जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जो काउंटर टेररिज्म, वो बहुत ज्यादा है। और अभी की स्थिति के अंदर में जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं, सफलता मिल रही है, और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो हमारा ग्रिड है बहुत तगड़ा है। हाँ, एक बात पक्की है कि ये चुनौती है, अलर्ट रहना पड़ेगा, इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, सर्विलेंस करना पड़ेगा, और उसी प्रकार जिस प्रकार से बालाकोट स्ट्राइक किया था, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी प्रकार से एक्शन करना पड़ेगा। अभी एक बात पक्की है कि ये जब वेपन पाकिस्तान में आएंगे तो ये टेररिस्ट ग्रुप के पास ही जाएंगे, इससे टेररिज्म ही बढ़ेगी। पहली बात तो ये टेररिज्म बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर खुद, और उसके बाद में इनकी कोशिश होगी कि ये कश्मीर, पंजाब, बॉर्डर एरियाज और पूरे भारत के अंदर में जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनके पास में भेजने की कोशिश करेंगे। तो हमारे को जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, हमारे को जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, वो एलओसी और पूरा बॉर्डर के ऊपर में हमको बहुत मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज बहुत बढ़ गया है। आपको याद है कि 15 अगस्त के दिन में प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पे कहा था कि जो भारत की सुरक्षा चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की, उसमें टेररिज्म नंबर 1 है और विस्तारवाद चाइना का। तो ये जो टेररिज्म का जो चुनौती है ये बहुत बढ़ गई है। और एक बात पक्की है कि देखिए, ये जो पाकिस्तान के ऊपर में असर पड़ने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो झटका मिलने वाला है वो पाकिस्तान को ही मिलने वाला है, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट, देखिए, एक सरकार बनाएंगे तब उनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारियां क्या होती है। जब वो डिप्लोमेसी शुरू करेंगे तब उनको पता लगेगा कि डिप्लोमेसी क्या होती है। तो ये उनके ऊपर में बहुत भार इमीडिएटली आएगा। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोशिश अवश्य करेंगे। उन्होंने जो 2-4 चीजें बोली हैं शुरू-शुरू में, ये पहली बात ये है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, ये पहली बात बोली है। और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि हम अपनी धरती से कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट नहीं करने देंगे। तीसरी बात कही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारी इलाका से कहीं पर अटैक हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए, उनके जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शुरू में ऐसी पॉजिटिव वाली बात करते हैं, भरोसा नहीं है उनके ऊपर में, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये स्थिति है किस प्रकार बदलती है। लेकिन हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि टेररिज्म का, रेडिकलाइजेशन का, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीज्म और जिहादिज्म का जो खतरा है बहुत बढ़ गया है पूरी दुनिया के लिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका असर जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, ये जो तालिबान है ये डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। पहले के 40 लाख जो शरणार्थी हैं वो ऑलरेडी इसी इलाके में, फाटा के इलाके में, पेशावर के इलाके में, पश्तून इलाका में, पख्तूनवा के अंदर में बैठे हुए हैं। लगता है कि 5 से 10 लाख और भी आ जाएंगे। उसके बाद में पाकिस्तान का ये इलाका, देखिए, पाकिस्तान तो निकला था अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और तालिबान को स्ट्रेटेजिक असेट बनाने के लिए, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान का यही स्पेस वो खा जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो सर फ्यूचर है अफगानिस्तान का, तो सर उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हाल के दिनों में, जैसे आज का ये अगर हम एक एग्जांपल लें तो जलालाबाद सिटी में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तालिबान के खिलाफ, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सड़कों पे निकल रहे हैं। और पंजशीर वैली के अंदर भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने If they do not recognize this fact that Afghanistan of today is changed from Afghanistan of 20 years ago, that if they think that today, because there is no Ahmad Shah Massoud or there is no Northern Alliance, well, there's Ahmad Massoud and their people are already arming up and getting ready. और अमरुल्ला सालिया ने भी एक फ्रंट खोल दिया है तालिबान के खिलाफ। तो आप इस चीज़ को सर कैसे देखते हैं फ्यूचर के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो ये स्थिति है बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। एक पूरे इलाके के अंदर में जो जियो सिचुएशन चेंज हुई है, जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है, जो रीसेट हुआ है, ये बहुत सडनली हुआ है। और मैं कहूंगा कि देखिए, इस इलाके में एक बदलाव अवश्य है, एक चेंज अवश्य है। अभी अगर आज
आज के दिन का आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो पंजशीर के इलाके के अंदर में ऑलरेडी उन्होंने इलाका अपना सिक्योर किया हुआ है, तालिबान के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और उनकी पक्का दृढ़ निश्चय है कि तालिबान को वहां पे वो हराएंगे। पंजशीर से ये शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आप जलालाबाद में देखें तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने झंडे को लेकर जुलूस और प्रोटेस्ट किया, उसके फायरिंग भी हुई, लोग मरे भी, लेकिन पूरे अफगानियों को ये पसंद नहीं है कि उनका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी बेइज्जती हो। 20 साल से या इतने साल से, मैं कहूँ न जाने कितने साल से जो पाकिस्तान का वो झंडा है उसकी बेइज्जती हो, उसको रिप्लेस किया जाए, उसी जगह तालिबान अपना लगाए और राष्ट्र का फ्लैग नहीं लगाए, ये किसी भी अफगानी को पसंद नहीं होगा। और अगली बात ये है कि देखिए जिस प्रकार से एक जो तालिबानी है आखिर में है तो टेररिस्ट, उनके अंदर में एक जो दहशत, क्रूरता, बर्बरता है। एक हमने देखा था वीडियो जिसके अंदर में वो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर का उसको एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है तो अभी उसी को आग लगा दी। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर में है। काबुल के अंदर में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एकदम रॉकेट लॉन्चर से लोगों को हाथ दीवार में लगाए हुए हैं, इस प्रकार की स्थिति है। वहां के जो लोग हैं काबुल के लोग, वो चिल्ला रहे हैं कि हमको छोड़ दो, हमको जाने दो, और सभी के अंदर में ये है कि हम किस प्रकार यहां से निकल जाए, मुसीबत से बाहर निकल जाए। और मैं कहूंगा कि ये जो जितनी भी वहां पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए तो एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वुमेन जो भी पॉजिटिव बातें की है, लेकिन एक बात पक्का है, उन्होंने कहा है कि ये शरिया लॉ के मुताबिक होगा, इस्लामिक लॉ के मुताबिक होगा। तो ऐसा लगता है कि उनका इरादा बिल्कुल क्लियर है कि वुमेन क्या करेगी, क्योंकि देखिए उन्होंने जो 1996 से लेकर 2001 तक किया था, वो एक क्रूरता, एक बर्बरता, एक ह्यूमन राइट वायलेशन, एक वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी। अभी भी देखिए काबुल के अंदर में इतने डिस्प्लेस्ड लोग आए हैं, एक जगह में ग्रेनेड फेंका तो 37 बच्चे मर गए। वहां तो जो बच्चों के साथ में क्या कहूं कि जो उनकी लाइफ है बहुत ही खराब है उस जगह के अंदर। तो ये जो और एक भारतीय होने के नाते जो अफगानिस्तान राष्ट्र के साथ प्यार है, जो उनके लोगों के साथ भी प्यार है, हमने तो सदा एक इंटीग्रेटिव, एक कंस्ट्रक्टिव और मैं कहूंगा कि एक कॉन्ट्रीब्यूटिव जो रोल खेला है। हर एक अफगानी भारत को उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनकी आत्मा में बहुत इज्जत और प्यार है भारत के लिए। और उनके अंदर में एक बात पक्की है, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आप तो सरप्राइज होंगे कि मैंने जिनसे भी मिला हूं, मैं काफी अफगानी ऑफिसर से मिला हूं। एक अफगानी ब्रिगेडियर मेरे साथ में, उन्होंने 1 साल ट्रेनिंग की थी नेशनल डिफेंस कॉलेज में। वो तो पाकिस्तान को पाकिस्तानी बोलते हैं, सांप बोलते हैं, स्नेक बोलते हैं। और एक बात पक्की है हिमांशु जी कि अगले 100 से अधिक साल तक वो पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे, पहली बात, और पाकिस्तान को सबक अवश्य सिखाएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार तालिबान सेटल हो जाएगा, एक बार वो समझने लगे कि उनकी जिम्मेवारियां क्या हैं गवर्नमेंट में और उनका डिप्लोमेसी में। हाँ, उनका जो शरिया लॉ है, उनकी लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है। उनका जो टेररिस्ट का बैकग्राउंड है वो बहुत ही भयंकर है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो उन्हीं के लिए चुनौती है। बट एक बात पक्की है कि वो पाकिस्तान का कुछ कहा हुआ नहीं मानेंगे। उनके ऊपर में जैसे झटका देंगे उनको,
देखिए अभी 2 दिन नहीं हुए, उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने कहा है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है। तो ऐसा लगता है, लेकिन कुछ भी हो, देखिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कॉन्टिजेंसी, वर्स्ट केस सिनेरियो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और मैं कहूंगा कि चुनौती अवश्य है हमारे लिए। और मैं कहूंगा कि देखिए एक बात पक्की है, यूएस फेल हुआ है। हो सकता है जैसे बिडेन साहब ने बोला था, वो अपने डिसीजन के पीछे में एकदम खड़े हैं। he said he's the last the buck stops at him. He says he's got no regrets. और उन्होंने बहुत सबक भी सीखे। उन्होंने खुद ये कहा है कि नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। उन्होंने ये भी कहा है कि हम वहां पे नेशनल बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, और लेकिन उससे जो उनकी क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी काफी, मैं बोलूंगा, नुकसान है। लेकिन जो भारत और यूएस की बात है वो अलग है। वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। हमारी तो 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग है। हमारे तो उनके साथ में डिफेंस रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। जिस प्रकार से हम क्वाड में इकट्ठे हैं, जिस प्रकार चाइना की चुनौती में इकट्ठे हैं, जिस प्रकार से हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी और इन सब में विस्तार हो रहा है, हमारे रिलेशन उनके बिल्कुल ही एक बहुत ऊंचे दर्जे के ऊपर में है। लेकिन देखिए अगर आप इस परसेप्शन से देखते हैं कि अमेरिका ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया है, उन्होंने ये सोचा है कि देखिए ये जो रशिया और चाइना है वो चाहते हैं कि यूएस यहीं पे अटका रहे और इनके बिलियंस ऑफ डॉलर यहीं पर खर्च होते रहें। और आपको तो याद है कि रशिया का डिसइंटीग्रेशन का कारण यही था कि वो अफगानिस्तान में अपना पैसा फूकते रहे, और जिस प्रकार से अमेरिका वाले फूक रहे थे वो उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। तो उनकी कैलकुलेशन से ये हुआ है जो भी है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और जो वियतनाम में सबक सीखे थे उनको ठीक से उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती यूएस से हुई है वो है कि पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, टेररिज्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टारगेट नहीं किया। और जहां पर जो तालिबान के पूरा बेस था, फर्म बेस था, हेडक्वार्टर था, लीडरशिप था, जो छुप के बैठे हुए थे, जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन थे, उस टारगेट को नहीं लिए। ये अमेरिका की पक्का एक बहुत बड़ी गलती थी। और देखिए अभी चाइना आया है इस इलाके के अंदर में। चाइना की अगर आप बारीकी से बात करें तो उन्होंने सोचा था कि एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। फायदा है उनके लिए कि अफगानिस्तान के अंदर में अनटैप्ड मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे कोल रिजर्व, कॉपर, गोल्ड और बॉक्साइट बहुत ज्यादा है। लेकिन उनके पास में वो टेक्निक और टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना के पास में है माइनिंग के लिए। तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपना तालिबान को कोऑपरेट करेंगे, उनको मदद करेंगे और अपना माइनिंग और बिजनेस बनाते रहेंगे। इसके अलावा वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर में सड़कें बनाए, ये बनाए, वो बनाए, कनेक्टिविटी बनाए, रेलवेज बनाए, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उनको पाकिस्तान की तरह मतलब डेब्ट और लोन के अंदर में दबा देंगे। उनकी एक डर भी है कि जो चाइना के टेररिस्ट हैं, तालिबान के साथ में इतने साल रहे हैं, वो उनके इलाके में क्या करेंगे आने वाले समय में। उनका ये भी डर है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ठप होगा। पहली बात तो वो भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के इंटरफेयर करता है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन उसकी प्रोटेक्शन की भी उनकी मंशा थी। ये उनका एक स्वार्थी एक मंशा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, पहले वो मसूद अजहर को इतना सपोर्ट करते थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो खुद एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, और अभी एक पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है। तो इससे पता चलता है कि उनकी कोई एथिकल पॉलिसी नहीं है, वो सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो इकोनॉमिक क्लाउड से कोवर्जन और इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि पाकिस्तान ने ये जो सेंट्रल रोल प्ले किया है ये पूरी दुनिया ने देखा है, और मेरे को लगता है आने वाले समय के ऊपर में पूरी दुनिया समझ आएगी कि पाकिस्तान को टारगेट बनाना, उनकी ये पूरा जो गलत फहमी है, ये इल्यूजन है कि उन्होंने बहुत बड़ा टेररिज्म में कमाल दिखा दिया,
ये चीज उनका भ्रम टूटने वाला है, ये मेरे को कोई शक नहीं है इसके अंदर। जी, तो सर आपका बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए, और उम्मीद है आपसे जो अगली बार मुलाकात होगी सर अफगानिस्तान के जो नए टॉपिक्स पे और नई चीज़ों पे आपका डिस्कशन का मौका मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, शुक्रिया।